Hello friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 18 and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 426 to question number 450. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 426 है द पार्ट ऑफ द क्लेम वेयर द पॉलिसी होल्डर अग्रीज टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट आउट ऑफ इट्स ओन पॉकेट एट द टाइम ऑफ क्लेम इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि उसको क्या कंसिडर किया जाता है जब एक पॉलिसी होल्डर क्लेम के समय राजी हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी जेब से खर्च करने के लिए, ठीक है, क्लेम के वक्त। तो इसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन वॉलंटरी डिडक्टेबल, दूसरा ऑप्शन कंपल्सरी डिडक्टेबल, तीसरा ऑप्शन वोलेटाइल डिडक्टेबल और चौथा ऑप्शन डिस्क्रेशनरी डिडक्टेबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the part of the claim where the policyholder agrees to pay an extra amount out of its own pocket at the time of claim is known as voluntary deductible. Option A, voluntary deductible is the correct answer for the given question. ठीक है, ये पॉलिसी होल्डर अपनी मर्जी से राजी हुआ है, उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, तो दिस इज वॉलंटरी एफर्ट, राइट? ऑप्शन ए वॉलंटरी डिडक्टिबल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427 क्वेश्चन है हमारा The total number of years for the policy holder to pay the premium is known as dash. सवाल पूछा जा रहा है कि जो कुल मिलाकर के साल होते हैं ना, जितने समय के लिए एक पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कराता है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं जब उसे प्रीमियम जमा करना होता है? पहला ऑप्शन सेटलमेंट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पेनिट्रेशन रेट, तीसरा ऑप्शन रिस्क असेसमेंट और चौथा ऑप्शन प्रीमियम पेइंग टर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the total number of years for the policyholder to pay the premium is known as premium paying term. Option D, premium paying term is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428 और क्वेश्चन है हमारा IBNR are the reserves for claims that become due with the occurrence of the events covered under the insurance policy but have not been reported yet. Expand IBNR. ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं आईबीएनआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन इनिशिएटेड बट नॉट रिपोर्टेड, दूसरा है इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, तीसरा है इंड्यूस्ड बट नॉट रिपोर्टेड और चौथा है इंटीमेटेड बट नॉट रिपोर्टेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। अब इस चीज को समझिएगा कि ये है क्या। जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और कार चोरी हो गई या कार का एक्सीडेंट हो गया, तो जब तक हम क्लेम नहीं करेंगे हमें इंश्योरर कभी पैसा नहीं देगा। ये बात आप भी समझते हैं। यहां पे यही बोला गया है कि आईबीएनआर एक तरीके का क्लेम रिजर्व है, ठीक है, जो ड्यू हो जाता है इवेंट होने के साथ, लेकिन अभी तक क्लेम रिपोर्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आईबीएनआर जो रिजर्व बनाया गया है ना, आईबीएनआर का फुल फॉर्म बताइए। तो आईबीएनआर का फुल फॉर्म हो गया इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। इनकर्ड क्या हो गया? वो इवेंट इनकर्ड हो गया जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, अभी तक किसी ने क्लेम नहीं मांगा इंश्योरर से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429 क्वेश्चन है हमारा With respect to insurance industry, the amount of policies and contracts sold by each sales employees is called dash. ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में जो भी पॉलिसीज, द अमाउंट ऑफ पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हर एम्प्लॉय बेचता है उसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन ड्यूरेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन आउटपुट और चौथा ऑप्शन वर्क रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है With respect to insurance industry, the amount of policies and contracts sold by each sales employee is called productivity. Option A is the correct answer for the given question. It is productivity. उसे productivity consider किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430 क्वेश्चन है हमारा Dash is the most important and basic document required for the life insurance contract between the insured and insurance company.
सवाल पूछ रहे हैं कि हमें वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो एक इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए अनिवार्य है। मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है। ठीक है, पहला ऑप्शन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन प्रपोजल फॉर्म, चौथा ऑप्शन पॉलिसी फॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि अभी तक इंश्योरेंस हुआ नहीं है, इंश्योरेंस करना है, तो करने के लिए एक इंश्योर्ड क्या भर करके देगा, प्रपोजल फॉर्म भर करके देगा। ऑप्शन सी, प्रपोजल फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन सी, प्रपोजल फॉर्म इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 431 क्वेश्चन है हमारा, द प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस प्लान इज एप्लीकेबल फॉर अ टैक्स बेनिफिट एंड द पॉलिसी होल्डर कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू डैश लाख पर फाइनेंशियल ईयर। सवाल पूछा जा रहा है कि जो भी प्रीमियम पे किया जाता है टर्म इंश्योरेंस प्लान पे, तो वहां पे आपको टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो एक पॉलिसी होल्डर साल भर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने लाख रुपए तक का क्लेम कर सकता है अपने टैक्स डिडक्शंस में। ठीक है, पहला ऑप्शन 1 लाख, दूसरा ऑप्शन 2.5 लाख, तीसरा ऑप्शन 1.5 लाख और चौथा ऑप्शन 2 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 लाख। The premium paid for the term insurance plan is applicable for a tax benefit and the policyholder can claim a deduction up to 1.5 lakh per financial year. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432 क्वेश्चन है हमारा, What is the maximum tenure of single premium life insurance policies? सवाल पूछ रहे हैं कि जो सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, वो कितने समय के लिए चलता है मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली प्रीमियम जमा करते हैं, लेकिन दूसरी जो पॉलिसी होती है ना उसमें आप एक बार में पूरा प्रीमियम जमा कर देते हो। ठीक है, आपने जो सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली ना, जहां पे आपने एक बार प्रीमियम जमा करके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो टेन्योर है ना वो कितना हो सकता है। होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला ऑप्शन 5 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 10 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 7 इयर्स, चौथा ऑप्शन 12 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 इयर्स। आपने एक बार प्रीमियम जमा किया, अब आप 10 साल के लिए सिक्योर हो गए। अब आपको 10 साल तक कोई प्रीमियम जमा नहीं करना और 10 साल तक आप इंश्योर्ड हो। ठीक है, ऑप्शन बी, 10 इयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433 क्वेश्चन है हमारा, अ टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस विद द प्रीमियम पेबल throughout the selected terms remains the same for a prefixed sum assured is known as dash। सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि आपने 10 साल का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, अब आपको हर साल 1-1 लाख रुपए जमा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो प्री फिक्स्ड सम अश्योर्ड है वो 10 लाख रुपीज हो गया। ये जो प्री फिक्स्ड सम अश्योर्ड की बात की जा रही है 10 लाख रुपीज हो गया। और इन्होंने बोला है कि सेलेक्टेड टर्म्स जो है ना, प्रीमियम पेबल थ्रू आउट द सेलेक्टेड टर्म्स रिमेन्स द सेम। तो ये जो प्रीमियम आप जमा करेंगे 10 साल में 10 लाख रुपए, तो जो जिस बेसिस पे आप प्रीमियम जमा करेंगे ना, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली जो भी होगा, वो आपको सेम अमाउंट आपको हर बार जमा करना पड़ेगा एज अ प्रीमियम। जैसे आप हर साल जमा करेंगे तो 1-1 लाख रुपए जमा करना है। अगर आप हर 6 महीने पे जमा करेंगे तो 50-50 हजार रुपए जमा करना पड़ेगा 10 साल तक, तो 10 लाख रुपए होगा ना। अगर आप हर क्वार्टरली जमा करेंगे, मतलब हर 3 महीने पे जमा करेंगे, तो हर 3 महीने पे 25-25 हजार जमा करना पड़ेगा। तो इस टाइप के प्रीमियम को क्या कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स, तीसरा ऑप्शन कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन लेवल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लेवल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी प्रीमियम जमा किया जाता है ना, वो 2 तरीके से किया जाता है। या तो सिंगल लेवल प्रीमियम होता है, मतलब आपने एक बार में पूरा पैसा जमा कर दिया, और एक होता है लेवल प्रीमियम्स। ठीक है, लेवल प्रीमियम्स में क्या होता है कि आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, बाय एनुअली आप अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं और उस हिसाब से आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा था वो लेवल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूछा जा रहा था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434 क्वेश्चन है हमारा, the pre-decided amount that the insurance company pays to the policy holder when the insured event takes place is known as dash। सवाल पूछ रहे हैं कि आपने मान लीजिए फायर के लिए फायर इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है,
और उसी फायर से नुकसान हुआ। आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया था जिसकी वर्थ मान लीजिए 100 करोड़ थी, ठीक है, फैक्ट्री बड़ी होती है ना, फैक्ट्री की वर्थ 100 करोड़ थी और आपने फायर इंश्योरेंस कराया और फायर से ही आपकी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने जो 100 करोड़ का इंश्योरेंस किया था, तो ये जो प्री डिसाइडेड अमाउंट है ना 100 करोड़ रुपीस, इसे क्या कंसीडर करेंगे जो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी फायर होने के बाद, मतलब आग से नुकसान पहुंचने के बाद, ठीक है। पहला ऑप्शन सम अश्योर्ड, दूसरा ऑप्शन पॉलिसी प्रोसीड्स, तीसरा ऑप्शन सम इंश्योर्ड और चौथा ऑप्शन पॉलिसी प्रॉफिटेबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सम अश्योर्ड। ये इंश्योरेंस कंपनी आपको अश्योरेंस दे देती है कि भैया हम आपको इतना ही पेमेंट करेंगे। द प्री डिसाइडेड अमाउंट दैट द इंश्योरेंस कंपनी पेज to the policyholder when the insured event takes place is known as sum assured. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435 क्वेश्चन है, for the life insurance policies issued on or before March 31st 2012, if the premium payable in any year exceeds -% of the actual sum assured, then the policy proceeds would be taxable. ठीक है, पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन 15%, चौथा ऑप्शन 5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड ऑन और बिफोर March 31st 2012, if the premium payable in any year exceeds 20% of the actual sum assured, then the policy proceeds would be taxable. समझ रहे हैं आप? तो वहां पे पॉलिसी प्रोसीड्स जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 31 मार्च को या उससे पहले अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इशू हुई है और जो प्रीमियम पे किया जा रहा है अगर वो एक्चुअल सम का 20% एक्सीड करता है, तो वहां पे जो पॉलिसी प्रोसीड्स होगी वहां पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ऑप्शन बी 20% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436 क्वेश्चन है हमारा, फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1st April 2012, if the premium payable in any year exceeds -% of the actual sum assured, then the policy proceeds would be taxable. पिछले में सवाल पूछा गया था कि 31 मार्च 2012 को या उससे पहले अगर कोई भी पॉलिसी ली जा रही है और उसका जो प्रीमियम है वो किसी भी साल सम अश्योर्ड का 20% एक्सीड करता है, ठीक है, वो कितना एक्सीड करता है, 20% एक्सीड करता है, तो टैक्स भरना पड़ेगा। यहां पे अब सवाल पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती है तो सम अश्योर्ड का कितना % से ज्यादा अगर एक्सीड करेगा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, प्रीमियम एक्सीड करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 15%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन 20%, चौथा ऑप्शन 25%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10%। 10% is the correct answer. For the life insurance policies issued on or after April 1, 2012, if the premium payable in any year exceeds 10% of the actual sum assured, then the policy proceeds would be taxable. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437 क्वेश्चन है हमारा, what is the TDS applicable towards the life insurance policy proceeds which are taxable? अब इन्होंने बोला कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो टैक्सेबल होती है ना उसमें टीडीएस कितना % एप्लीकेबल होता है। पहला ऑप्शन 7%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 2% और चौथा ऑप्शन 4%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2% टीडीएस इज एप्लीकेबल टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स, ठीक है, विच आर टैक्सेबल। इट इज 2%। ऑप्शन सी 2% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438 और क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स आर टैक्सेबल बट डज नॉट इंक्रीज रुपीज डैश, देन नो टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द इंश्योरर। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 लाख, दूसरा ऑप्शन 1.5 लाख, तीसरा ऑप्शन 2.5 लाख और चौथा ऑप्शन 1 लाख। सवाल पूछा जा रहा है कि इन केस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोसीड हो रही है वो टैक्सेबल है लेकिन एक निर्धारित अमाउंट से ज्यादा नहीं है, तो कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इंश्योरर द्वारा कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा, तो वो अमाउंट आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2 लाख, दूसरा ऑप्शन 1.5 लाख, तीसरा ऑप्शन 2.5 लाख और चौथा ऑप्शन 1 लाख।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन केस द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स आर टैक्सेबल बट डज नॉट इंक्रीज ₹1 lakh, then no TDS is deducted by the insurer. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 439 क्वेश्चन है हमारा, if the policy holder do not provide its PAN number to the insurer at the time of receiving policy proceeds, then the TDS deducted would be %. सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पॉलिसी होल्डर ने अपना पैन नंबर नहीं दिया इंश्योरर को एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पॉलिसी प्रोसीड्स रिसीव करते वक्त, तो जो टीडीएस होगा वो कितना % डिडक्ट किया जाएगा? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 15%, तीसरा ऑप्शन 10% और चौथा ऑप्शन 12%. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20%. इफ द पॉलिसी होल्डर डू नॉट प्रोवाइड इट्स पैन नंबर to the insurer at the time of receiving policy proceeds, then the TDS deducted would be 20%. मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर मतलब क्लेम रिसीव कर रहे हैं या सम अश्योर्ड रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम अगर पैन नंबर नहीं दिया तो TDS 20% तक डिडक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए 20% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन नंबर 440 क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूज ऑन और आफ्टर April 1st, 2013, the insured suffer from severe disability disease as specified by the Income Tax Act and rules. Then the policy proceeds would be taxable if the premium payable in any year exceed %% of the actual sum assured. इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 15%, तीसरा ऑप्शन 20% और चौथा ऑप्शन 5%. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 15%. सवाल पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जा रही है 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद, तो जो इंश्योर्ड है अगर उसको सीवियर डिसेबिलिटी हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, एज स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स, देन द पॉलिसी प्रोसीड्स जो होगा वो टैक्सेबल होगा अगर प्रीमियम इन एनी ईयर एक्सीड्स 15% ऑफ द एक्चुअल सम अश्योर्ड. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 441 क्वेश्चन है हमारा, री इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज. सवाल पूछ रहे हैं कि री इंश्योरेंस को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 2. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2. ठीक है, 2 कैटेगरीज री इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. पहली कैटेगरी है, मतलब पहला जो पार्ट है वो है ट्रीटी री इंश्योरेंस और दूसरा कहलाता है फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 442 क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स एन इंश्योरेंस फर्म एंड सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन इट्स बिहाफ इज नोन एज डैश. एक व्यक्ति जो खुद को रिप्रेजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस फर्म और उसी की पॉलिसी बेचता है, तो उस व्यक्ति को क्या कंसिडर करेंगे? पहला ऑप्शन ब्रोकर, दूसरा ऑप्शन एक्चुअरी, तीसरा ऑप्शन एजेंट और चौथा ऑप्शन बेनिफिशियरी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स एन इंश्योरेंस फर्म एंड सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑन इट्स बिहाफ इज नोन एज एजेंट. ऑप्शन सी एजेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 443 क्वेश्चन है हमारा, द सिचुएशन वेयर द बैंक सेल्स द टाइड इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट्स इज नोन एज डैश. सवाल पूछा जा रहा है कि वो सिचुएशन जहां पे एक बैंक ने अपने टाई की गई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस खुद से बेचने शुरू कर दिए, मतलब बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में टाई अप हो रखा है और बैंक ने उस इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस बेचने शुरू कर दिए, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? पहला ऑप्शन बैंक अश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन एन्यूटेंट, तीसरा ऑप्शन असाइनर, चौथा ऑप्शन बेनिफिशियरी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बैंक अश्योरेंस. अगर कोई बैंक इंश्योरेंस बेचता है तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन नंबर 444 क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द पर्सन और एंटिटी एंटाइटल्ड टू रिसीव द क्लेम अमाउंट अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. ठीक है, देखिए अगर डेथ की बात की जाती तो बात अलग होती, लेकिन सवाल में इन्होंने ये भी बोला है कि डेथ के साथ साथ अगर मैच्योरिटी पे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर एंटाइटल हो जाता है क्लेम रिसीव करने के लिए, तो उसे क्या कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन लायबल, दूसरा ऑप्शन बेनिफिशियरी, तीसरा ऑप्शन एजेंट और चौथा ऑप्शन क्लेमेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
B, beneficiary. Beneficiary is the person or entity entitled to receive the claim amount upon the death of the insured or on the maturity of the policy. Option B is the correct answer for the given question. उसे beneficiary consider करेंगे. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445. क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट बियॉन्ड विच द इंश्योरर सीड्स द रिस्क टू द री इंश्योरर इज कॉल्ड डैश. सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे एक इंश्योरर रिस्क री इंश्योरर को ट्रांसफर कर देता है, तो उस पॉइंट को क्या कंसिडर करते हैं. पहला ऑप्शन रिवाइवल पीरियड, दूसरा ऑप्शन होल्डिंग लिमिट, तीसरा ऑप्शन रिटेंशन लिमिट और चौथा ऑप्शन डिटेनमेंट लिमिट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the point beyond which the insurer cedes the risk to the reinsurer is called a retention limit. Option C, retention limit is the correct answer for the given question. ठीक है, उसे रिटेंशन लिमिट कहते हैं कि इंश्योरर ने रिटेन करके रखा एक लिमिट तक और उस पॉइंट के आगे क्या कर दिया, री इंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446. क्वेश्चन है हमारा, द सप्लीमेंट्री बेनिफिट एडेड इन द प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड बाय द इंश्योर्ड इज नोन एज डैश. सवाल पूछा जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड कर दिया जाता है प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, उसे क्या कंसीडर करते हैं. पहला ऑप्शन सम अश्योर्ड, दूसरा ऑप्शन एन्युटी, तीसरा ऑप्शन क्लेम अमाउंट और चौथा ऑप्शन राइडर्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राइडर्स. The supplementary benefit added to the primary life insurance policy purchased by the insured is known as riders. Option D, rider is the correct answer. अब मैं बताऊं राइडर होता क्या है. आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाए, तो इंश्योरर ने बोला ठीक है हम कुछ और रिस्क ऐड कर देते हैं या कुछ और फीचर्स ऐड कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा. और आप रेडी हो जाते हैं, ठीक है हम एडिशनल प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, कुछ और रिस्क इसमें ऐड कर दीजिए. ठीक है, तो ये जो आपने कुछ और रिस्क ऐड कराया, दिस इज योर सप्लीमेंट्री बेनिफिट एडेड टू द प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. दिस इज कॉल्ड राइडर. ऑप्शन डी सही जवाब. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447. क्वेश्चन है हमारा, under which of the following the insured receives a regular flow of income from the insurer post the maturity of the policy. सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा प्लान है जहां पे एक इंश्योर्ड को मैच्योरिटी के बाद भी रेगुलर कुछ इनकम जनरेट होता रहता है, मतलब इंश्योरर आपको पे करता रहेगा. ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द इंश्योर्ड रिसीव्स अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द इंश्योरर पोस्ट द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. पहला ऑप्शन एडवर्स सिलेक्शन, दूसरा ऑप्शन सेटलमेंट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एम्बेडेड वैल्यू और चौथा ऑप्शन डिफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेटलमेंट ऑप्शन. सेटलमेंट ऑप्शन is a condition in which the insured receives a regular flow of income from the insurer post the maturity of the policy. Option B, settlement option is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448. क्वेश्चन है हमारा, the facility under which the insured person can ask the insurer to start the policy before an earlier date than the one on which he actually signs the policy is known as dash. सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक फैसिलिटी जो इंश्योरर प्रोवाइड कराता है, जहां पे एक इंश्योर्ड जिस दिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन करता है, उस दिन इंश्योर्ड ये इंश्योरर को कहता है कि आज से कुछ दिन पहले से ही आप, मतलब जिस दिन उसने पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन किया ना, उसके कुछ दिन पहले से ही आप मेरी पॉलिसी आप स्टार्ट कर दो. ठीक है, जैसे आज 5 तारीख है, तो जो साइन किया आज 5 तारीख को, वो कह रहे हैं कि आप 1 ही तारीख से 4 दिन पहले से आप मेरी पॉलिसी स्टार्ट कर दीजिए. इसे क्या कंसीडर करते हैं? इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू द इंश्योर्ड. ठीक है, एक फैसिलिटी है. इसे क्या कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन डेटिंग बैक, दूसरा ऑप्शन प्री पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन प्रीसीड और चौथा ऑप्शन एनाक्रोनाइज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेटिंग बैक. ठीक है, द फैसिलिटी अंडर विच द इंश्योर्ड पर्सन कैन आस्क द इंश्योरर टू स्टार्ट द पॉलिसी फ्रॉम एन अर्लियर डेट देन द वन ऑन विच ही एक्चुअली साइंस द पॉलिसी इज नोन एज डेटिंग बैक. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 449. क्वेश्चन है हमारा, इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में द पर्सन एंटिटी गेट्स proceeds from the policy in the event of a demise of the primary beneficiary at the same time as that of the insured is known as dash. सवाल पूछा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में
जो पर्सन या एंटिटी है, अगर मान लीजिए वो भी दुनिया छोड़ के चला गया, वो प्राइमरी बेनिफिशियरी था, ठीक है, अगर उसको कोई दिक्कत आ जाती है, वो पैसा नहीं ले सकता है, या मान लीजिए उसकी भी मृत्यु हो जाती है, किसी रीजन से वो ले नहीं पाता, तो अब हम जिसको बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे उसे क्या कंसिडर करेंगे? पहला ऑप्शन रैंडम बेनिफिशियरी, दूसरा ऑप्शन प्रोबेबल बेनिफिशियरी, तीसरा ऑप्शन कंटिंजेंट बेनिफिशियरी, चौथा ऑप्शन इंसिडेंटल बेनिफिशियरी। इसे कंसिडर करते हैं ऑप्शन सी कंटिंजेंट बेनिफिशियरी। ठीक है, मान लीजिए एक फादर थे और उन्होंने अपनी वाइफ के नाम, मतलब हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम वाइफ को नॉमिनी बना दिया था, तो प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन? वाइफ। लेकिन किसी रीजन से हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो अब मान लीजिए बच्चा 18 साल के ऊपर है, तो बच्चा बेनिफिशियरी बन गया एक हिसाब से, बिल्कुल वही बनेगा, उसी को क्लेम मिलेगा, तो उसे कहेंगे हम कंटिंजेंट बेनिफिशियरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450 क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट ऑन प्रीमियम पेमेंट बाय अ पॉलिसी होल्डर इज टर्म्ड एज डैश। जब पहली बार कोई पॉलिसी होल्डर प्रीमियम नहीं दे पाता समय पे, डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन फर्स्ट क्लास डिफॉल्ट, दूसरा ऑप्शन मेड इन प्रीमियम डिफॉल्ट, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट डिफॉल्ट और चौथा ऑप्शन फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट ऑन प्रीमियम पेमेंट बाय अ पॉलिसी होल्डर इज टर्म्ड एज फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चन बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और फिर भी कमेंट कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।